बीकॉम के स्टूडेंट्स, आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे मिली कि सर आप बीकॉम के एग्जाम जो भी आ गए हैं उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की या थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आ सके और एक कॉन्फिडेंस हो। तो दोस्तों कल आपका कल भी एग्जाम है नॉन कॉलेज वालों का और आज भी मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा टाइम भी वीडियो डल गई तो भाई देख लेना, और नहीं तो सॉरी बहनों देख लेना, फ्रेंड्स देख लेना, माफ करना गलती हो जाए लेट हो जाए तो। आप देखिए आपको सीधा टॉपिक पर लेकर चलता हूँ कि बीकॉम के आपके एग्जाम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या आता है। तो मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर मैं आज आप लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह बढ़ा दूंगा। पढ़ाई तो आप बहुत सारी कर चुके होंगे या आप कर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन ये मोटिवेशन आपको शायद ही कहीं मिले। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि फोर फीचर एंड रीइश्यू के आ जाए। किससे आ जाए बेटा? फोर फीचर एंड रीइश्यू का जो है 3 क्वेश्चन आपके पास इसमें आ जाए। 3 क्वेश्चन का मतलब बच्चे क्वेश्चन एक होगा, 3 उसके अंदर पार्ट्स होंगे उसके, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, 3 सिचुएशन होंगी, उन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। फोर फीचर एंड रीइश्यू, ये शेयर कैपिटल चैप्टर यानी कि जो कंपनी है, कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर्स का ये चैप्टर होता है, उसके अंदर से एक टॉपिक होता है। तो देखिए यहाँ पर आप पूरा चैप्टर आप कैसे क्या कैसे क्यों इसलिए तो आप नहीं पढ़ सकते, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे कौन सा क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, बड़े ही आसान वे में बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपका कल का एग्जाम बहुत ही जबरदस्त और मस्त जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या होगा आपके पास और कैसा होगा, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन में कहेगा कि कोई कंपनी है उसने 1000 शेयर्स, कितने शेयर्स बच्चों? 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा बोल देगा। 10 रुपए का एक शेयर है और बोल देगा इसे फॉरफिट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? फॉरफिट किया जा रहा है। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉरफिट कर रहे हैं हम कितने? 1000 शेयर जो 10 रुपए का है उसको फॉरफिट कर रहे हैं बच्चों। फॉरफिट करने का मतलब होता है जब्त करना। जो लोगों ने पैसा नहीं दिया, शेयर होल्डर्स ने आगे चल के किसी इंस्टॉलमेंट का, उनके शेयर्स को हम जब्त कर लेते हैं। तो देखिए 1000 शेयर 10 का एक था, उसे फॉरफिट कर रहे हैं। किस लिए फॉरफिट कर रहे हैं सर? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1 per share। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए बोला 1000 शेयर जो 10 रुपए का एक है उसे फॉरफिट कर रहे हैं, किस लिए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1 per share। देखिए बच्चों ठीक है, आगे यही कहेगा कि इसी में से हमने क्या किया, 600 शेयर्स, कितने शेयर्स बच्चों? 600 शेयर्स रीइश्यूड। क्या कर दिया सर? रीइश्यू कर दिया हमने 600 शेयर्स फॉर ₹9 per share एज फुल्ली पेड अप। तो ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपका एग्जाम बहुत ही जानदार शानदार जाने वाला है अगर आप इन चीजों को आप ध्यान रख लीजिए। देखिए यहां पर बस इतना बोलेगा और बोलेगा 4 फीचर की एंट्री करो, रीइश्यू की एंट्री करो, 4 फीचर की और रीइश्यू की। बच्चों प्रोराटा का एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो ये आएगा या फिर इसके ऑप्शन में आ सकता है। तो देखिए यहां पर कैसे इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री फिक्स से बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप देखिए यहां पर ये करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहां पर मैं जितने तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा आपका फिर छूटेगा नहीं कुछ भी। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल सिनेरियस। क्या लिखते हैं बच्चों? कॉल सिनेरियस। कॉल सिनेरियस का मतलब होता है कि किस किस अमाउंट का पैसा नहीं आया। तो देखिए किसका पैसा नहीं आया है इस क्वेश्चन में? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने, बहुत बढ़िया सर। और क्या नहीं दिया बच्चों? शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल। बड़े ध्यान से समझिए, कितना यहां पर कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो बच्चों? 1000 शेयर, ये वाला लेना, 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। कहां तक का मौका दिया? किससे डेबिट करते हैं बेटा इसको? कॉल्ड अप अमाउंट से। किससे करता है? कॉल्ड अप अमाउंट। देखो आपके में छोटे छोटे क्वेश्चन तो आने नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 1000 शेयर, ठीक है सर। यहां पर आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब होता है मौका कितने तक का दिया। देखो 10 का एक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मौका कहां तक का दिया। तो जाहिर सी बात है इसको फाइनल कॉल तक का मौका दिया ना, क्योंकि फाइनल कॉल इसने नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था बच्चों? फाइनल कॉल नहीं दिया था। तो यहां मौका कितने का हो गया? 10 का हो गया।
कई बार आपके क्वेश्चन में खुद से लिख देगा ₹6 कॉल्ड अप। क्या लिख देगा? ₹6 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप, तो उतने से मल्टीप्लाई करिएगा इसको, और कोई केस इसके अंदर नहीं होता है। बात समझिए, 10,000 रुपए, समझ आ गया? देखिए बच्चे यहाँ पर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 1000 इंटू में कितने रुपए का फर्स्ट कॉल है, 2 रुपए का। सर ये हो गया 2000 रुपए, बिल्कुल फिक्स है बेटा। देखो अब कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर दोगे, आपको बिल्कुल नहीं आता तो कम से कम आप पास हो जाओगे उस स्ट्रेटजी से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। 1000 इंटू में कितने का नहीं दिया फाइनल कॉल, देख लो भाई फाइनल कॉल कितने का, 1 रुपए का। भाई 1000 शेयर पे 1 रुपए, 1000 रुपए नहीं आए बच्चों, समझ रहे हो? 10,000 रुपए टोटल इससे मंगवाए थे, 3000 नहीं आए, तो बच्चों 7000 रुपए आ गए होंगे। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया, किसमें आ गया? बैलेंसिंग फिगर में 7000 रुपए कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। बड़े ध्यान से समझिए, दूसरी एंट्री में यहां पर बता रहा हूं री इशू की। किसकी बता रहा हूं बच्चों? री इशू वाली एंट्री बता रहा हूं। देखो ये फॉरफिट वाली हो गई, कौन सी हो गई? ये फॉरफिट वाली। और ये कौन सी एंट्री बता रहा हूं मैं? री इशू वाली। देखो बैंक अकाउंट डेबिट फिक्स है बेटा, ये बैंक अकाउंट डेबिट सेकंड में होगा ही होगा, क्योंकि री इशू कर रहे हो। कितने शेयर री इशू कर रहे हो यहाँ बड़े ध्यान से देख लेना, 600 शेयर री इशू कर रहे हैं। कितने में री इशू कर रहे हैं बेटा? 9 रुपए पर शेयर में। कितने में? 9 रुपए में। आगे क्या लिखा है सर? एज फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का मानकर। फुल्ली पेड अप लिखा रहे तो 10 का शेयर है 10 का मानकर, 100 का शेयर है 100 रुपए का मानकर, उसे फुल्ली पेड अप कहते हैं। तो खुद से बताओ 10 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हो तुम? 9 रुपए में। 10 की चीज दोबारा कितने में बेच रहे हो बेटा? 9 में। तो देखो बेटा 9 में बेचोगे तो ये यहाँ पर तो फिक्स है, तो ये लिखना है आपको। और लॉस हो गया री इशू करते समय, क्या हो गया? लॉस। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे जब भी ये लॉस आपको दिखे। कितना लॉस हुआ सर? 1 रुपए का लॉस हुआ है, नहीं कि 600 रुपए का लॉस हो गया। समझ आ गया? चलिए आगे क्या करेंगे इसी के अंदर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर सर? 600 शेयर है हमारे पास। कितने का माना? 10 रुपए का माना। ये हो गया सर 6000। 6000 की चीज को बच्चों यहाँ पर कितने में आपने जो है 5400 में बेचा था, 600 रुपए का आपका नुकसान हो गया। अच्छा सर एक बात बताओ, री इशूड ₹4 8 पर शेयर, कितना रुपए? 8 पर शेयर। तो सर 8 से यहाँ आता 2 रुपए का नुकसान, 10 रुपए का मानकर। अच्छा सर एक बात बताओ, री इशू ₹9 पर शेयर एज, ऐसा भी हो सकता है सर, ₹8 पर शेयर एज 9 पेड अप, एज 9 पेड, मतलब 9 पेड अप का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कि 9 का मानकर कितने बेचा? 8 रुपए में। तो 8 डेबिट में आता है, 1 का नुकसान, और ये 9 रुपए से मल्टीप्लाई होता है। कितने से होता है? 9 रुपए से। लास्ट फाइनली बच्चों इसके अंदर तीसरी एंट्री जो आप करेंगे, वो तीसरी एंट्री क्या होगा? इन दोनों के प्रॉफिट लॉस, यानी कि यहां से और यहां से फॉर फ्यूचर और री इशू से कंपनी को जितना नेट गेन हुआ वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है। कहां पर बच्चों? देखिए यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चों ये पैसा कैसे ट्रांसफर करना है आप ये भी समझ लीजिए बड़े ध्यान से। देखो ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना होता है बड़े ध्यान से देखिएगा। कितना फॉरफिट किया था आपने? देखो शेयर फॉरफिट में कितना आया था? 7000 रुपए। कितना आया था बच्चों? 7000 रुपए। कितने शेयर पे 7000 फॉरफिट किया था बच्चों? 1000 पे। समझ आ गया? अच्छा सर री इशू कितना हुआ सर? री इशू शेयर्स कितने हुए? ये रहा सर री इशू शेयर। देखते जाओ बड़े ध्यान से, हर क्वेश्चन में सेम है। माइनस कर दो सर, कोई लॉस हुआ हो तो ये वाला लॉस जब भी आया करिए माइनस कर देना सर। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया? ये हो गया सर 7,42,100 रुपए माइनस 600, तो ये हो गया बच्चों 3600। कितना हो गया? 3600। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? भाई मैं आपके सामने ना 10 क्वेश्चन नहीं लेने वाला, मैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसके, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, आपका कॉन्फिडेंस कीमती है। मैं इसी में आपको यही एंट्री रहेगी बच्चों, यही एंट्री रहेगी फॉर फ्यूचर और री इशू में। आपको कॉन्फिडेंस भरना है केवल कि इसमें लैंग्वेज क्या चेंज आएगी, तो हमको क्या चेंज करना है, कितना चेंज होगा, क्या बहुत ज्यादा चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा, ये आपको मैं बताऊंगा इसी वाले क्वेश्चन में, सारा का सारा बताने वाला हूं। आपको कहीं नहीं जाना है, देखते चलो एकदम रफ करके यहीं पर मैं बताता रहूंगा, कोई चेंज नहीं करना। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट डाउन कर लेना, ताकि आप जो है डिफरेंस समझ पाओ कि भैया क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो देखो वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1000 शेयर्स ₹10 ईच फॉरफिटेड, इसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, और यहां पर मेंशन कर दिया उन्होंने बच्चों ₹6 कॉल्ड अप। क्या लिख दिया? ₹6 कॉल्ड अप लिख दिया बच्चों, और यहां पर बोल दिया नॉन पेमेंट ऑफ बच्चों, क्या बोल रहा है बड़े ध्यान से समझिए, अलॉटमेंट मनी। क्या नहीं दिया बच्चों? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर। कितना बोला बच्चों? 2 पर शेयर। बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर आपको। देखो कह रहा है 2 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए बच्चों। मैंने उसी समय बोला था बच्चों आपको कि क्या करना होगा। देखो बड़े ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, और कुछ चेंज करूँ? अच्छा ठीक है, नीचे भी चेंज कर देता हूँ। 600 शेयर इशू कर रहे हैं फॉर ₹7 पर शेयर। कितने में कर रहे हैं बेटा? 7 पर शेयर।
एज फुल्ली पेडअप की जगह लिखा है एज ₹9 पेडअप, एज ₹9 पेडअप। अब आइए देखते हैं क्या चेंज करना। भाई मैंने बार बार कहा, कॉन्फिडेंस दिलाया कि एंट्री वहीं की वहीं रहनी है। बड़े ध्यान से समझो बेटा। पहली एंट्री फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो बेटा? 1000 शेयर। अच्छा कितने तक का मौका दिया? 6 तक का, क्योंकि इसने खुद लिख के बता दिया ₹6 कॉल्ड पे बेटा, 6 तक का मौका दिया। अच्छा उसमें से इस व्यक्ति ने क्या नहीं दिया, जरा बताइए मेरे को, क्या नहीं दिया? क्वेश्चन में बताया था मैंने आप सबको। जी सर बताया था सर आपने। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। क्या नहीं दिया बच्चों? अलॉटमेंट नहीं दिया। देखो मैंने यहां पर लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितना नहीं दिया अलॉटमेंट, याद है आपको बच्चों? देखिए क्वेश्चन में आपके 1000 पे ₹2 नहीं दिए, शायद ये रहा सर ₹2 का। सर ₹2000 नहीं दिए। कितने नहीं दिए बच्चों? ₹2000। ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? 6000। 6000 में से 2000 घटाओ बेटे, 4000 क्या हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर में? शेयर फॉरफिट, यानी कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। चलिए अब रीशू की बात करते हैं बच्चों। कितने शेयर रीशू कर रहे हो? सर 600 शेयर। समझ आ गया? बड़े ध्यान से देखिए, कितने में रीशू कर रहे हो? ₹7 में। जिसके साथ पेडअप या कॉल्ड अप लगा रहे हैं ना, ये मानकर चलना, मतलब इतने का मानकर शेयर कैपिटल में जाता है। किस में जाता है? शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप या पेडअप हमेशा शेयर कैपिटल में जाता है। तो बच्चों 9 का मानकर 7 में बेच रहे हो, 9 का मानकर 7 में बेच रहे हो। 2 का लॉस है कि नहीं, खुद से बताओ। ये देखो बेटा ₹7 में मैं इसे इशू कर रहा हूं। कितने का मानकर बेटा? ₹9 का मानकर बेटा। तो देखो कितना, 9 6 5400 यहां पर आ गया बच्चों, ₹5400। ऊपर आ गया बेटा ₹4200। और आप देखिए ये वाला डिफरेंस अपने आप भी आ जाएगा। कितना हो गया बेटा? 8 4 1200। आप चेक भी कर सकते हो ₹2 का यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? ₹2 का हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व फिक्स है। सर ये एंट्री फिक्स है सर, कोई सा भी सिचुएशन आ जाए? बिल्कुल ये वाली एंट्री फिक्स है, और निकालने का तरीका भी फिक्स है बेटा। आइए निकालने का तरीका आपको सिखाते हैं बेटा। कैसे करना था बच्चों? कितना फॉरफिट किया, देखो बेटा ये रखो, कितना फॉरफिट किया? 4000। कितने शेयर पे बेटा? 1000 शेयर पे, बिल्कुल वही है। कितना रीशू किया था बेटा? 600 शेयर रीशू किया था हमने। माइनस कोई लॉस है सर? ये रहा सर लॉस हमारे पास ₹1200। कितना बच्चों? ₹1200। ये हो गया आपका 4 6 चौक ₹2400। 2400 में से 600 गया, और ये हो गया बच्चों ₹1800। कैसा लगा? तो लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। और अगर कोई डाउट आएगा तो भाई कमेंट करके, अरे बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ तो नॉन कॉलेजिएट का पहले पेपर है, कोई बात नहीं, बाद में तो भाई लोग देखेंगे ना, बाद में तो दोस्त लोग देखेंगे ना। तो भाई आप लोग जब भी देखना दोस्तों, आपको कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, ठीक है। पर्सनली जितना हो सके, जैसे हो सके, जिसकी हेल्प जितना आता है, जितना प्रभु ने ज्ञान दिया है, सबको बताऊंगा। मास्टरमाइंड बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जरूर अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी करना। ये नहीं कि अरे बस मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है। अरे भला कर देना उनको जिनके भाई नहीं पढ़ पाए, कॉलेज में लेक्चरार्स ने नहीं पढ़ाया, या आपने नहीं पढ़ाया, कोई और सिचुएशन रहा, सबको शेयर कर देना बेटा, जरूर कर देना। और आपका सपोर्ट यही रहेगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, कॉन्फिडेंस बढ़ा देना बेटा। बात समझ में आ रही है? देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, तो 15 नंबर में इतना सा तो देंगे नहीं, तो 3 दे देंगे। इसी के कितने दे देंगे बेटा? 3 दे देंगे आपको। तो तीनों को आप सॉल्व कर देना। देखो यही एंट्रियां रहने वाली है, मैं आपको इसी में कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं। आप समझते जाइए सिचुएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फाइनली एक और चीज पे आता हूं इसी के अंदर में, वो समझिएगा आप बड़े ध्यान से। देखो बेटा वही बोला 1000 शेयर ₹10 का एक है, बोला भाई फॉरफिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? फॉरफिट कर रहे हैं हम इन शेयर्स को। चलिए ठीक है सर, ये भी पता लग गया। बोला नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹2 पर शेयर। क्या बोला बेटा? ₹2 का उसने अलॉटमेंट जो है नहीं दिया बच्चों। और यहीं पर एक लैंग्वेज आगे लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। बच्चों बोला कि फर्स्ट एंड फाइनल बनाया ही नहीं कंपनी ने ₹3 का। फर्स्ट एंड फाइनल बच्चों ₹3 का इकट्ठा था, फर्स्ट एंड फाइनल कंपनी ने बनाया ही नहीं बच्चों। बाकी क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर है। अब मैं यहाँ और क्या चेंज कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ₹9 में रीशू किया, चलो ₹8 ज्यादा हो जाए, ₹8 में रीशू किया है बेटा, ₹6 का मानकर, ऐसा भी बोल सकता है। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। फाइनली आपको ये समझ में आ गया, तो समझ लीजिए आपने जो है फॉरफीचर रीशू
का लगभग 90% मैटर निपटा लिया इतने में। क्या सर 90%? और हमने तो बचपन से नहीं सीखा। अरे बचपन में तो था भी नहीं बेटा। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा फॉरफीचर रेशियो। बेटा बेसिक नहीं बताऊंगा कि ये कैसे, क्यों, क्या, कैसे, लेकिन एंट्रियां यही आएंगी बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, और यहाँ क्या लिखना होता है, किसका किसका पैसा नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, जिसका भी बोल रहा है उसका लिखेंगे यहाँ पर। रीइशू की एंट्री बताई बेटा, और ये तीसरी फ्री में एंट्री जाती है जो बिल्कुल फिक्स है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस वाले सिचुएशन को। देखिए क्या बोला, 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, सही है। कितने से सर, 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या आता है बच्चों, मौका कितना दिया, क्या आता है, मौका कितना दिया। अब एक बात बताओ, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, 10 रुपए का एक शेयर था, कंपनी ने अभी 3 रुपए तो मंगवाया ही नहीं, तो बच्चों कितना कंपनी ने मौका दिया, ये 7 रुपए कॉल्ड अप। ये हमको खुद से निकालना पड़ा। क्या करना पड़ा, खुद से निकालना पड़ा। बात को समझिए, 10 रुपए का एक शेयर है कंपनी का, 3 रुपए का बनाया ही नहीं, अभी तक कंपनी ने किसी से मंगवाया ही नहीं है, तो बच्चों कहां तक का मौका दिया लोगों को, 7 तक का मौका दिया। ध्यान रखिएगा, ये हो गया 7000 रुपए। बच्चों क्या नहीं दिया उसने, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ था अलॉटमेंट नहीं दिया, 2 रुपए का ये लिख दिया बच्चों, मैंने 2 रुपए यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं दिया, 2000। बच्चों इसे माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर 5000 कंपनी के पास फॉरफिट हो गए। बच्चों अब नया सीन यहाँ पर आया, नया सिनेरियो यहाँ पर आया है, वो बड़े ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या कहता है आपसे, उसने कहा बच्चों कि हम रीइशू करेंगे। जैसे ही रीइशू करेंगे, मैंने कहा था बैंक अकाउंट तो डेबिट कर ही दो भाई, 600 शेयर। कितने में रीइशू कर रहे हो बेटा, 8 रुपए में। कितने में रीइशू कर रहे हो बेटा, 8 रुपए में। 8 6 4800 रुपए। एक बात बताओ आगे बेटा क्या कहता है, एज ₹6 पेड अप, 6 का मानकर 8 में बेच दिया। कितने का मानकर बेटा, 6 का मानकर 8 में दे दिया, यानी कि 6 रुपए तो शेयर कैपिटल में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, 6 रुपए आएगा शेयर कैपिटल में। आप खुद से देख लीजिए, 6 6 3600 रुपए। बेटा एक बात बताओ, 3600 की चीज 4800 में बेच रहे हो आप, 3600 की चीज 4800 में बेच रहे हो। कभी ऐसा आ जाए तो बच्चों फायदा हो गया रीइशू के टाइम पे आपको, तो यहां पर जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दीजिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कंपनी का बच्चों फायदा हो गया। क्या हो गया बच्चों, फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, खुद से देखो, 2 रुपए का फायदा है बेटा, 600 गुणे में 2 रुपए, यानी कि 1200 रुपए का फायदा है बच्चों। समझ में आ गया। तो ये कब आएगा सर, ये वाली एंट्री कब आई है सर, देखो ना, 8 रुपए में रीइशू किया, रीइशू फॉर ₹8 पर शेयर एज ₹6 पेड अप। भाई 8 रुपए में तुम बेच रहे हो चीज, कितने की तुम मानकर, 6 रुपए की चीज मानकर। कई बार बोलेगा ₹8 पर शेयर एज ₹10 पेड अप। कितने का 10 पेड अप, यानी कि 10 का मानकर 8 में बेच रहे हैं, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिए, 8 में बेचा, 6 का मानकर। बेटा चीज 6 की थी, 8 में बेचोगे, प्रीमियम आ जाएगा। आप देखो वर्किंग नोट से बनाते हैं और ये कैसे निकलेगा वो समझाते हैं। देखो बेटा फायदा कितना हुआ था सर, 5000 रुपए। कितना फायदा हुआ, 5000। कितने शेयर पे, वही 1000 शेयर पे। कितने शेयर रीइशू किए बेटा, वही 600 शेयर हमने रीइशू किए। माइनस में कोई लॉस, लॉस तो है ही नहीं बेटा, ये फायदा है सर। फायदे के कोई ट्री अलग से अपना अकाउंट में जाता है सिक्योरिटीज में, उसको कोई लेना देना नहीं है, ये जीरो हो गया। समझ आ गया बच्चों, ये हो गया 5 6 30, 3000 रुपए माइनस 600 रुपए बच्चों, ये हो गया 2400 रुपए। बात समझ में आई। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो भाई समझ आ रहा है तो भी कर देना, नहीं आ रहा है तो भी कर देना। जो डाउट हो तो भी कोशिश करूंगा मैं बता देने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने कहा तो प्यारे बच्चों, अभी आपने सीखा फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उसको बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और जैसा कि मैंने बताया था, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज के। तो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चों, देखिए बिल्कुल पहले से बनाकर नहीं रखा था कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इसके अंदर, क्योंकि आपके पास समय कम है, कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बच्चों है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों यहां पर जो पहला फॉर्मेट बनाना है आपको, वो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और दूसरा है बच्चों यहां पर बैलेंस शीट। क्या बनाना है दोस्तों, बैलेंस शीट। ये 2 फॉर्मेट यहां पर रहते हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि हम फॉर्मेट नहीं सीखने जा रहे, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, बट वही मैं कहना चाहता हूं कि देखो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मेट बनना है, यानी कि उसमें आइटम कम आए चाहे ज्यादा है, भाई यही फॉर्मेट बनना है जो बता रहा हूं आपको। यानी कि मैंने कहा ना, क्वेश्चन देखा भी ना हो तब भी आप ये फॉर्मेट बना दो अगर फाइनल अकाउंट आपके पास आया हुआ है तो। देखिए आपको ऊपर जो है अपना लिखना है, क्या बन रहा है सर, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। यहां पर डेट लिखी जाती है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हो 31 मार्च दिसंबर जो भी हो क्लोज कर रहे हो वहां पर वो लिख देना। बच्चों कंपनी का जो फाइनल अकाउंट का स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है, इतना आसान है, इतना आसान है सर, कितना आसान है, इतना ही आसान है जितना मैं बोल रहा हूँ, सही है, इतना ही आसान है बच्चों। देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या करना है यहाँ पर, आपको कुछ खास नहीं करना है यार। देखो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है, ये पर्टिकुलर है, क्या है बच्चों, पर्टिकुलर। देख रहे हो मैं कितना अच्छा पर्टिकुलर बना लेता हूँ, आप लोग बना पाते हो इतना अच्छा पर्टिकुलर, नहीं बनाते होगे, सही है। ये हो गया बच्चों नोट नंबर, क्या हो गया, नोट नंबर, यानी कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को नोट नंबर यूज करना पड़ता है ना। चलिए, और यहाँ पर आएगा बच्चों आपका अमाउंट, क्या आ जाएगा बच्चों, अमाउंट आ जाएगा, यानी कि रुपीज आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा कॉलम मिटा देते हैं, सही है। कई बार जो है कंपनियां जब स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का जो है डाटा दिखाती है, इसलिए मैं 2 कॉलम बनाना चाह रहा था, पर उसकी खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। आप समझिए यहीं पर कैसे बनाना है इसको, तो बच्चों बड़े ध्यान से समझिए। जैसे आपने क्लास 11-12 में अगर आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ा होगा, आपने कंपनी में पढ़ा था लेकिन शायद उतना ध्यान नहीं दिया। आपको मैं बता दूं, कंपनी में जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट बच्चों वर्टिकली बनता है। कैसे बनता है, वर्टिकली। सबसे पहले समझ लीजिए, ये कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। पहले आप लोग जो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने जो बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही पार्टनरशिप में भी बनता है, लेकिन कंपनी के अंदर वही चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल से हटकर कैसे आ जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। और देखो सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अरे ये क्या है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए बनाते हैं भाई, कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या निकालना है बच्चों, नेट प्रॉफिट निकालना है कंपनी का आपको। अब एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कंपनी का आपको निकालना है, बिल्कुल सर सही बात है। तो ये कहती है कंपनी की भाई कितना आसान है निकालना है यार, क्या करना है, सारे इनकम का सम कर लेना है, क्या कर लेना है, सारे इनकम का सम कर लेना है, और सारे एक्सपेंसेस का सम कर लेना है बच्चों, दोनों का आपस में डिडक्ट करना है बच्चों, नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इसमें से आपने टैक्स दे दिया बच्चों, तो टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास आ जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। बस यही फॉर्मेट है बच्चों इसका, यही देखो, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बिल्कुल आसान है। देखो क्या लिखना है, बस फर्क इतना है कि यहाँ हेडिंग और सब हेडिंग फिक्स होते हैं, कोई आइटम आप ऊपर और नीचे नहीं कर सकते, बिल्कुल फिक्स है, इसीलिए तो फिक्स किया गया है बच्चों, ताकि जो है आपके लिए आसानी से आप इसको कर पाओ। देखो यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट पार्ट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रटवाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, समझा दूंगा एक ही बार में, जीवन के भर के लिए याद रह जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा, इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपको फाइनली लिख देना होता है। होता क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चों, नेट सेल्स होता है, क्या होता है, नेट सेल्स होता है, समझ आ गया। तो नेट सेल्स कैसे निकाला जाता है नोट नंबर 1 में हम आपको बता देंगे, और वहां से निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट तो यही चलेगा बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। दूसरा कहता है ये अदर इनकम जोड़ लीजिए, अदर इनकम जोड़ लीजिए, तो अदर इनकम इसके अंदर जो भी कंपनी के अंदर इनकम होगी वो सारी चीजें 2 नंबर में जाके नोट्स अकाउंट में बनाकर कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे। और बच्चों इन दोनों को जोड़ने से कंपनी के पास जो आता है उसका नाम हो जाता है थर्ड पार्ट, जिसका नाम हो जाता है टोटल रेवेन्यू। क्या हो जाता है बच्चों, टोटल रेवेन्यू। अब बताओ क्या ये कोई रट्टाफिकेशन है, ये कोई आपका ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आए, बेटा कैसे करके निकाला टोटल रेवेन्यू, फर्स्ट प्लस सेकंड करके। अरे किसी भी कंपनी की मेन इनकम क्या होती है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी मेन इनकम क्या होती है बेटा, उसके अलावा जो बच गए वो सारी अदर इनकम में डाल दी इन्होंने। भाई पहला मेन इनकम क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ही तो होता है ना आपका, अगर किसी कोई बिजनेस है तो जो सेल्स है, चाहे सर्विसेज का सेल करो चाहे गुड्स का सेल करो, वही तो मेन इनकम नेट सेल्स। उसके बाद जो इनकम अदर इनकम में सारी चीजें आ गई, दोनों को जोड़ के बेटा क्या मिल गया आपको, टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला। चलिए चौथा आप जो यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं, फिक्स है, बार बार कह रहा हूँ फिक्स, यही फॉर्मेट आपको बनाना है। क्वेश्चन में ना देखे ये बना देना, बस ये मत लिखना है क्योंकि ये अमाउंट यहाँ भरोगे खुद से कैलकुलेट करके। यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस, क्या कहते हैं ये, एक्सपेंसेस का हेडिंग बनेगा। बेटा एक बात खुद से देखो, मैंने कहा सारी इनकम जोड़ लो, सारे खर्चों को जोड़ लो, आपस में माइनस करो, प्रॉफिट आया कि नहीं आया, नेट प्रॉफिट आ गया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, जो बचा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अरे वही फॉर्मेट समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस के भी यहाँ पर मैंने कहा हेडिंग और सब हेडिंग फिक्स होता है बेटा। देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों ये क्या होता है, बड़े ध्यान से ये भी समझ लीजिए।
नेट परचेजेस। क्या होता है? नेट परचेजेस। जितना इस बार रॉ मटेरियल आपने खरीदा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा, यहां पर आप लिख लीजिए, समझ आ गया। इसके बाद आता है बच्चों चेंज इन स्टॉक। क्या आएगा? चेंज इन स्टॉक। अरे बहुत छोटा सा फॉर्मेट है यार, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन स्टॉक आप निकाल कर यहां लिख देंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बच्चों? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर इकोनॉमिक्स में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, यहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये भी वर्किंग नोट में हम आपको समझा देंगे। इसके बाद बेटा आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा यहाँ पर एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ते थे ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो और खतरनाक था भाई। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस को लेना, उससे ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकालना है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। एक भी एक्सपेंस इधर से उधर किया, पूरा फॉर्मेट गलत हो गया। यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिक्स है, अदर इनकम, उसके बाद जितनी इनकम बची सब यहाँ पर जोड़ लो, जैसे डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फिक्स्ड एसेट, सब जोड़ लो यहाँ पर। ये हो गया अदर इनकम, टोटल इनकम बन गई। एक्सपेंसेस में ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? नेट परचेजेस यहाँ पर लेना है, चेंज इन स्टॉक आ गया, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी खर्चा हो, सैलरी है, वेजेस है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी बच्चों, समझ आ गया? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है बच्चों फाइनेंस कॉस्ट। क्या आता है बच्चों? फाइनेंस कॉस्ट। बेटा फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, सब कुछ यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में आपके आ जाएगा बच्चों। फाइनेंस लेने का कॉस्ट कितना है? इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सबकी कैटेगरी बना दी। यहाँ पर क्या बना दी? कैटेगरी बना दी। जितने चीजों पे डेप्रिसिएशन लगा भैया वो यहाँ पर इस वाली हेडिंग के अंदर डाल दीजिएगा। सर अमोर्टाइजेशन नहीं पता, जब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यू घटती है, उसको अमोर्टाइज कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स में जब टेंजिबल की वैल्यू घटती है, उसका नाम डेप्रिसिएशन बच्चों होता है। बात समझ में आ गई? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट ले लो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ले लो, बात समझ में आ गई? इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है बच्चों तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा, अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा, समझ आ गया? अदर एक्सपेंसेस में जरूर बड़ा कॉलम बनेगा, क्योंकि जो भी खर्चे बच गए वो सब आप कहां लेने वाले हैं? अदर एक्सपेंस में आप इसको लेने वाले हैं। तो इसमें हेडिंग सब हेडिंग में एक आधा और भी बढ़ जाता है कई बार। मैं भी आपको इतना जितना बता रहा हूँ, ये मोस्टली जो है आप इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। बात समझ में आई? टोटल जब आप इसका करेंगे बच्चों, इसका आप टोटल करेंगे तो देखो इसका टोटल, ये कहाँ का टोटल हो गया? यहाँ का टोटल, ये वाला एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पर कर लिया आपने, ये टोटल हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए टोटल। अब बताइए अगला कॉलम बनेगा, चौथे के बाद पांचवा स्टेप रहेगा बच्चों, पांचवा रहेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसा भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले कैसे निकलेगा बच्चों? वो भी ध्यान रख लीजिए। थर्ड, सारी इनकम में से क्या घटा दो बेटा? सारा एक्सपेंस घटा दो। सारी इनकम में से क्या घटा दो बेटा? सारा एक्सपेंस घटा दो बेटा। ये रहा आपका जो आया यहाँ पर, उसे कहोगे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। छठा रहेगा बेटा, छठा स्टेप रहेगा इसके अंदर इनकम टैक्स पेड। क्या करोगे बेटा? लेस कर दो यहां से इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कर दो। यहाँ पर जो क्वेश्चन में जितने परसेंट बोला होगा, 20%, 30%, जितना भी बोला होगा, किसका 20%, 30%? ये जो बचा ना यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जैसे यहाँ 1 लाख बचा तो 1 लाख का 30% बोला तो 30,000 आ गया, और बचा हुआ जो यहाँ पर नीचे आ गया 70,000 रुपया आ गया। ये जो आ गया बेटा, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या हो गया? नेट प्रॉफिट, ये आ गया 7वां। तो 7 ही स्टेप पूरे रहने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई बताओ इससे ज्यादा आसान क्या लोगे? भाई इससे ज्यादा आसान क्या आप समझोगे? आप खुद से बता दो, मेरे को बता दो, क्या करोगे? भाई सिंपल सी कहानी मैंने बताई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, भैया नेट सेल्स वाली इनकम यहाँ ले लेना, अदर इनकम जितनी बढ़ेगी सब इसके अंदर जोड़ना बेटा, दोनों को जोड़ के टोटल इनकम आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना, यही एक्सपेंसेस के हेडिंग पर हेडिंग बनेंगे, फिक्स है एकदम। यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा देंगे। टोटल इनकम में से, यानी कि इस वाले में से, टोटल इनकम में से बेटा ये सारे खर्चा जो टोटल किया, ये दोनों को आपस में घटा करके आ गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स का रेट आपके एडजस्टमेंट में बोलेगा बेटा, ये टैक्स रेट माइनस करके जो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। बड़े ध्यान से समझो, जैसे इनकम है 10 लाख, ये खर्चा हुआ 6 लाख, तो भाई 10 में 6 गया, 4 लाख यहाँ बच गया। अब बोला 4 लाख का 30% टैक्स, तो 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 1,20,000, और जो बच गया बेटा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? गिवन इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिवन इन
क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में आपके, एक तो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। बेटा क्या गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, जिसके अंदर सारे आइटम गिवन होंगे और एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे बेटा, एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे। बात समझ में आ गई। तो ये रहेगा फॉर्मेट। मैंने कहा क्वेश्चन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है भैया, यही फॉर्मेट चलेगा, एकदम छाप दो जाकर ये वाला फॉर्मेट, और इनकी कैलकुलेशन आप करना अभी सीख लो। अभी फटाफट सिखा देता हूं, फिर बैलेंस शीट पे चलना। बैलेंस शीट में फिर भी एक दो चीजें जो है ना कैलकुलेशन करने में आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कैलकुलेशन सीखना नहीं है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है बच्चों की हम जो है इसकी कैलकुलेशन साफ सफाई से कहीं और दिखा रहे हैं, तो इसको मैं रफ करके आपको क्या कर देता हूँ, कैलकुलेशन सिखा देता हूँ फटाफट कैसे कैलकुलेट करना। कुछ खास नहीं है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, फटाफट जो भी करना है कर लो। चलते हैं इसको सॉल्व करने की ओर। हाँ तो भैया अंकल दीदी आंटी चाचा गंजा, ओ सॉरी दोस्तों, प्यारे बच्चों आओ देखो आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखो भाई क्या करना था भैया, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है उनके लिए भाई, साफ सफाई से कैलकुलेशन दिखा देनी है उनको कि लो जी हम कैलकुलेशन हमको आती है, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करना है, जैसे नोट नंबर 1 था, यहाँ 1 को सॉल्व कीजिए। क्या था भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको टोटल सेल दे रखा होगा क्वेश्चन में। क्या दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे सेल्स दे रखा होगा बच्चों। सेल्स यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, ये सेल्स हो गया, यहाँ से लेस कर दीजिएगा बच्चों सेल्स रिटर्न। क्या लेस कर देंगे आप, सेल्स रिटर्न, जिसे रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। बेचा हुआ सामान वापस आ गया, समझ आ गया, ये हो गया कैलकुलेशन खत्म, समझ आ गया, ये कैलकुलेट हो गया भैया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा पार्ट है आपका बच्चों, दूसरा पार्ट क्या आता है आपका, अदर इनकम। क्या आता है, अदर इनकम। अब अदर इनकम में क्या क्या लेना है आपको, क्लियर। तो अदर इनकम में बच्चों जैसे आपको डिविडेंड रिसीव्ड सब ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा, डिविडेंड रिसीव्ड है ना, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स है ना, रेंट रिसीव, फलाना ढिमकाना, ऐसी बहुत सारी बातें दे रखी होंगी। ये सब बच्चों कहाँ चली जाती हैं, अदर इनकम में चली जाती हैं। चली जाती है कि नहीं चली जाती। अब इसी में कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी तो उनको आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई। एडजस्टमेंट आपको पता ना, एडजस्टमेंट दिया होता है और हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। कितनी होती है बेटा, 2 एंट्री, क्योंकि सब लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोला कि कमीशन है हमारे पास भाई, यहाँ पर बता देता हूँ, कमीशन है भाई हमारे पास 5000। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5000 ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। और बोला भाई एक्रूड कमीशन, यानी कि मिलना था अभी और मिला नहीं, तो यहीं पर दिखा दीजिएगा ऐसे ऐड करके, एक्रूड कमीशन 500 रुपए, 5500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5500 रुपए हो जाएगा। इसी को कहा जाता है कि कैलकुलेशन हमने किया है। यहाँ पर बात समझ में आया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप कि कैसे किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए एडवांस कमीशन लिखा है, क्या लिखा है, एडवांस कमीशन। तो आपको याद होगा एडवांस कमीशन में से माइनस हो जाता है क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, तो बस उसको कैलकुलेट यहाँ पर कर लेना, वहीं पर लिख देना है, ये आ गया आपका फाइनल हो गया, समझ आ गया। अब तीसरा पार्ट मान लीजिए हमने क्या लिखा था, किसके लिए तीसरा नंबर लिखा था हमने नोट टू अकाउंट में, हमने तीसरा लिखा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। किसके लिए लिखा था बेटा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था सर, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या करना है, टोटल परचेजेस आपको दे रखे होंगे बेटा, या परचेज लिखा होगा, टोटल परचेजेस लिखा होगा, इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दीजिएगा। क्या माइनस कर दीजिएगा, रिटर्न आउटवर्ड, जिसे परचेज रिटर्न भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब जनरली तो यहाँ पर इतना ही सॉल्व हो गया, लेकिन मान लीजिए कई बार एडजस्टमेंट आ जाएगा कि भाई ड्राइंग कर लिया, क्या कर लिया, गुड्स का ड्राइंग कर लिया, तो वो भी माइनस हो जाएगा। भाई फ्री सैंपल दे दिया, वो भी माइनस हो जाएगा। लॉस बाय फायर कर दिया भाई, वो भी माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये सारी चीज यहाँ पर माइनस होकर तब यहाँ पर ये स्टॉक आएगा, और यही स्टॉक को, यही सब चीजों को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, और जो अमाउंट की जगह छोड़ी ना उसमें उसी में ट्रांसफर कर दे रहे हो। चौथा मान लीजिए यहाँ पर क्या आता है, चेंज इन स्टॉक। इसका तो भाई फिक्स है, इसके अंदर कोई ज्यादा ट्रीटमेंट जो है जनरली नहीं आती है आपके लेवल पर। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ले लेना है आपको, और ओपनिंग स्टॉक में से क्या घटा देना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक आपको घटा देना है। और ये बच्चों क्या निकल के आ गया आपका, ये चेंज इन स्टॉक निकल के आ गया। बात समझ रहे हो आप। देखो 5वां नंबर क्या है बच्चों, 5वां नंबर क्या है सर, क्या है 5वें नंबर पर सर 5वें नंबर पर हमने जो लिखा है वो लिखा है हमने एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे सैलरी है, वेजेस है, बोनस है,
ये सारी चीजें यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अब एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसमें। भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो भी ऐड कर देना। बात समझ आ रही है? यही कैलकुलेशन का पार्ट होता है। अब मान लीजिए इसके बाद है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट से बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, इस तरह की जो चीजें हो यहाँ पर आ जाएंगी। अब मान लीजिए इसमें भी आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग ऐड होकर आ जाएगी। ये बात तो आपको बताओगे क्योंकि इसी साल का खर्च है। सातवां जो है बच्चों किसके लिए आ गया? आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रही है? अब जिसके जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, है ना। ऐसे ऐसे जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होगा वो उठाकर यहाँ लिख दीजिए। पुराना कोई अगर दे रखा है आपके ट्रायल बैलेंस में तो उसको भी उठाकर यहाँ पर रख लीजिए। समझ आ गया? अब मान लीजिए हमारे पास है अदर एक्सपेंस। क्या है? अदर एक्सपेंस। जो कहीं नहीं आ पाया वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपका बेड डेप्ट्स हो गया। क्या हो गया बच्चों? बेड डेप्ट्स हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ईटीसी। जो भी बच गया बच्चों, जो ऊपर के कॉलम्स में नहीं आ पाया वो सारा का सारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो अमाउंट्स है ना, ये यही वहां पर जाकर सीधा सीधा हम पुट करते हैं, ये वाला जो है। और ये हमारा क्या बन जाता है? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो जाता है। कैसा समझ में आया? पूरी उम्मीद है इस पार्ट में जितना की कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, डेली जो मतलब कि फास्टली वो सारा समझ में आ रहा होगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना। तो अब चलते हैं इसी के बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या? ऑलमोस्ट उसका भी फॉर्मेट सेम है। मैं थोड़ा सा मेन पार्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा कि जो फिक्स आना ही आना है, जिसको आपको बनाना ही बनाना है, उसको बनाने में शर्माना नहीं, उसको बना देना है। वैसे समझ आ गया? अमाउंट पुट करना, जितना आता होगा पुट तो कर ही देना भाई। क्वेश्चन को खाली छोड़ना और इधर उधर देखने से बढ़िया है कि कुछ हम कर ले। बात समझ में? चलिए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब है हमारा बैलेंस शीट। देखो बड़ा प्यारा सा बैलेंस शीट होता है बच्चों। ऐसे करके पूरा बैलेंस शीट लिखना, ये पूरा नहीं है। बात समझ आ गई ना? बात समझ गए होगे यार। इतना बीकॉम वाले बच्चे हो तुम लोग, तो कौन से छोटे मोटे बच्चे नहीं हो ना तुम लोग, है ना। बड़े बड़े बच्चे हो। हैं ऐसा ही है? गलत है? सही है सर, सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे बनेगा भैया ये बैलेंस शीट वा, कैसे बनेगा ये पर्टिकुलर से बच्चों। ये वही है नोट नंबर है। ये पे जेब से निकाल के नोट नंबर में डाल देना। कहीं अपने जेब में जितना 500 1000 ऐसा कुछ। अरे 500 वाले तो रह ही नहीं। अरे है सर, 1000 वाले नहीं है ना भाई। नोट नंबर का मतलब आपके जेब में रखे नोट नंबर से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं काम चलेगा। चलिए बैलेंस शीट की जब मैं बात करूं दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं। देखो क्या है, देखो आपने अभी तक पार्टनरशिप का बैलेंस देखा है, आपने कंपनी का भी बैलेंस शीट देखा है, लेकिन हो सकता है ध्यान ना हो आपको, इसलिए बता रहा हूं। देखो अभी तक जो आपने बैलेंस शीट देखा है वो हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल कैसा? आपके साइड से मैं आ जाता हूँ भैया। इधर राइट साइड जो है असेट्स होती है और लेफ्ट साइड क्या होती है बच्चों? लायबिलिटीज होती है। ऐसे ही ना, असेट्स राइट साइड और लायबिलिटीज इस साइड, ऐसा ही है ना। अब घूम जाइए बच्चों ऐसे अपने राइट साइड, ऐसे हो जाएगी। क्या बन गया बच्चों? ये वर्टिकल बैलेंस शीट हो जाएगी। कौन ऊपर पहुंच गया? लायबिलिटी ऊपर पहुंच गया सर, असेट्स नीचे पहुंच गया। दोबारा देखो बच्चों, इधर असेट्स थी और इधर लायबिलिटी थी बच्चों। ऐसे घूम जाना, असेट्स नीचे पहुंच गए, लायबिलिटीज ऊपर आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर आ गया। इससे अच्छा क्या है समझाओगे सर? देखो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर जो है पार्ट आता है बैलेंस शीट का, उसे लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अरे सर ये तो ठीक है लायबिलिटीज, ये कैसे कैसे खतरनाक वर्ड क्यों ला रहे हो सर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये भी समझा देते हैं, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। देखो इक्विटी का मतलब कैपिटल से, क्या है? कंपनी की कैपिटल। एक बात बताओ, जब आप लायबिलिटी साइड में क्या कैपिटल नहीं दिखाते थे पार्टनर्स की, आप लायबिलिटी साइड में क्या ओनर की कैपिटल नहीं दिखाते थे? दिखाते थे ना बेटा। उसी को यहाँ पर बता रहा है, स्पेशली बता रहा है कि इस वाले पार्ट में कैपिटल भी आएगी और लायबिलिटीज भी आएगी। बात समझ में आ गई? अरे सर फिर तो आसान है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, पहले बता देते इतना आसान है सर। बात समझ में आया? अब इसी के आगे जो देखो मेरे पास जगह तो छोटी पड़ जाएगी, आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ध्यान रखना ठीक है। तो वर्टिकल बना रहे, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके अंदर फिक्स क्या होता है? समस्या क्या होती है यहाँ पर? समस्या होती है हेडिंग और सब हेडिंग और बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है।
आप कोई चीज ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इतना बता दूं कि ये कुछ चीजें जो लिखने के लिए बता रहा हूँ फिक्स है, इतना तो लिख ही देना। आप समझ में आ गया, ये फिक्स फॉर्मेट रहेगा, उसमें अपना अमाउंट पुट कर लेना। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग फिक्स है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज याद करने में कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट पार्ट है याद क्या करना है सर, बचपन से पढ़ते आए हैं ना, नर्सरी में भी था ना। अरे सर झूठ बोल रहा हूँ। चलो देखो, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेन हेडिंग आता है बच्चों, फर्स्ट मेन हेडिंग जो आता है बच्चों उसको कहा जाता है शेयर होल्डर फंड। क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स फंड। बच्चों इसको भी कभी भी हटाना नहीं है, मतलब ये भी फिक्स आना ही आना है। लो भाई ये भी फिक्स कर दिया मैंने। चलिए दूसरा, इसके अंदर फर्स्ट इस मेन हेडिंग, इसे मेजर हेडिंग कहते हैं, आएगा ही आएगा। लो मैं टिक भी करता जाता हूं, ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद यहां पर जो पहला सब हेडिंग लिखना है उसका नाम है शेयर कैपिटल। क्या लिखना है? शेयर कैपिटल। और दूसरा लिखना है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखना है? रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों जो 90% 99% जो चीजें आती है ना मैं उसी के बारे में लिखूंगा केवल। 1 नंबर 2 नंबर 1 का भी कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि करना पड़े आपको, जरूरी नहीं है। 2 वाला तो करना ही पड़ेगा बच्चों। और ये फिक्स है सारी चीजें, इसको आप हटा नहीं सकते, ये फिक्स आएंगे ही। ये अमाउंट की कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बच्चों। एक यहाँ पर और मार्क कर देता हूं, यहाँ पर जो है देखो ये मार्क कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक गोला मार्क कर रहा हूं। इसकी कैलकुलेशन आपको बस ध्यान देने वाली बात है। शेयर कैपिटल आसान मिलेगा आपके क्वेश्चन में, लिखा रहेगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी ट्रायल बैलेंस में लिखा रहेगा उसको उठाकर यहाँ लिख देना, कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं कि वो। अब मान लो आपके क्वेश्चन में खाली इक्विटी शेयर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो एक नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल लिख के वो इक्विटी शेयर का अमाउंट लिख दीजिए, बात खत्म। आपके ट्रायल बैलेंस में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, तो दो चीज है ना, तो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर 1 लिखकर, सॉरी वहां कितने नंबर तक हो गया था बेटा, मेरे को ध्यान नहीं है। आप वहां तक मेरे ख्याल से वहां पर हो गया था आपका 1 2 तो वो हो गया था 3 4 5 6 7 8 हो गया था सर। चलो मैं यहाँ 9 से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये 9वां हो गया 10वां हो गया, तो जरूरी नहीं है कि 9वां लिखना पड़े भाई। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों है तो उनको जोड़ के वर्किंग नोट में मुझे निकालना पड़ेगा नोट्स अकाउंट में, तब तो मैं लिखूंगा ना, वरना नहीं लिखूंगा, सीधा यहाँ पर लिखूंगा। लेकिन ये जो गोला मार्क है ना ये वाला, ये तो आना ही आना है बेटा, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो दूसरा पार्ट रहेगा नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या रहेगा बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए इसके अंदर क्या क्या पार्ट आने वाला है। ये मेन दूसरा सब हेडिंग हो गया। दूसरे सब हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग है बच्चों वो क्या क्या आएगा? देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आएगा बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और दूसरा हो सकता है मेनली इसके अंदर अगर कुछ आ सकता है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ सकता है। क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएगा बच्चों। ये हो गया 11वें नंबर में कैलकुलेशन, ये 12वें नंबर में कैलकुलेशन। अब मान के चलिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक 10% डिवेंचर दे रखा है बस, तो हमें क्यों कैलकुलेशन करनी? ये नोट नंबर हटाइए, सीधा है लिखिए 10% डिवेंचर, ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर लिख दीजिए। समझ में आ गया? अब आगे देखिए यहाँ पर प्रोविजन हो गया। और थर्ड पार्ट जो आता है सर, जो थर्ड मेजर हेड आता है वो आता है करंट लायबिलिटी बच्चों। क्या आता है? करंट लायबिलिटीज। सर ये तो समझ में आ गया मेरे को, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है ये भी समझ में आ गया, करंट लायबिलिटी वाला पार्ट भी, क्योंकि लायबिलिटी पार्ट में आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये सब हेडिंग इसमें भी आएंगी। लेकिन सर ये क्या लिखा आपने? शेयर होल्डर फंड, यही कैपिटल है। क्या है? इक्विटी। इसी को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर फंड लिख लो या इक्विटी लिख दो। क्या लिख दो? इक्विटी लिख दो, यही कैपिटल है। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आप लिख दीजिए यहाँ पर जैसे आपके ट्रेड पेबल्स हैं। क्या है? ट्रेड पेबल्स। यहाँ पर बच्चों ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर जो है आप एक बार अपने किताब के फॉर्मेट में देख लीजिएगा। बाकी 2 आइटम ऊपर नीचे होते हैं तो आपके एग्जामिनर भी आपको माफ कर देंगे, उसको भी माफ कर दीजिएगा भाई। लेकिन यहाँ पर जो है क्या क्या आइटम्स आते हैं और क्या सीरीज में आता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखो ट्रेड पेबल्स यहाँ पर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती है। क्या आती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। हो सकता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले हो दोस्तों, देख लीजिएगा, है गुस्सा मत करना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ जाता है? जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सब यहाँ पर आ जाता है। ट्रेड पेबल में क्या क्या आ जाता है बच्चों? बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाता है। बात समझ में रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या आ जाते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और अगर कुछ बचे तो अदर करंट लायबिलिटी में डाल दीजिएगा, अदर करंट लायबिलिटी में डाल दीजिएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा, मैं यहाँ नोट नंबर डाल देता हूँ, फालतू में नहीं डालूंगा। देखो ट्रेड पेबल चलो डाल ही देता हूँ 13, इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को सम करना। अगर एक ही चीज दे रखा है तो उसके ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिटर्स या ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटर्स लिख के नोट नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ पर एक आधा आ जाएगा तो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये जरूरी है बेटा, ये देखो यहाँ पर भी मैं मार्क कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर
ये गोला मार्क कर रहा हूं, इसकी भी कैलकुलेशन आपको सीखनी है अच्छे से। और ये रहा आपका यहाँ पर ये पार्ट, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया बच्चों। इसका टोटल मैं यहीं पर कर देता हूँ, अब मेरे पास जगह होती तो यहीं पर कंटिन्यू करता मैं। यहाँ पर ये मैंने कर दिया इसका टोटल, ये हो गया लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल हो गया, समझ आ गया। लायबिलिटी साइड का क्या हो गया बच्चों, टोटल। अब इसी में मैं सेकंड बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट क्या आएगा, असेट्स आएगा, जो मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करके बता रहा हूँ, है ना। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चीज को, कवर अप होना चाहिए पूरा। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट ले लिया, क्या ले लिया हमने, सेकंड पार्ट। ध्यान रखिएगा ये इसी के नीचे बनाना है, मेरे को नीचे बनाना है, इसी के सेकंड पार्ट यहाँ चलता रहेगा नीचे, क्योंकि वर्टिकल हो गया सारा, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर बना रहा हूं। तो सेकंड पार्ट हो गया सर असेट्स, क्या हो गया, असेट्स हो गया, यहाँ पर समझ आ गया। तो असेट्स में खुद से बताइए असेट्स कितनी कैटेगरी में आप लोग बांट देते थे सर, नॉन करंट असेट। तो ये पहला जो इसमें मेजर हेडिंग आएगा वो आएगा बच्चों नॉन करंट असेट्स। क्या आएगा बच्चों, नॉन करंट असेट्स आएगा, यहाँ पर समझ आ गया, नॉन करंट असेट्स आएगा। और बच्चों दूसरा जो पार्ट आएगा आपका वो क्या आएगा नीचे, वो आएगा बच्चों करंट असेट्स। क्या आएगा, करंट असेट्स आएगा, समझ आ गया। तो दोनों ये चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, और ये लास्ट में जाकर इन चीजों को लिखने के बाद, सब हेडिंग्स लिखने के बाद वही यहाँ पर टोटल होगा इसका, और दोनों साइड का टोटल आपका बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का सर, कहने का मतलब यहाँ पर जो टोटल आया था ये वाला, वही टोटल आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो नॉन करंट असेट्स के अंदर जो हमारे पास पहला यहाँ पर जो पार्ट, जो सबसे फर्स्ट जो कहते हैं सब हेडिंग यहाँ पर आएगा बच्चों, वो सब हेडिंग क्या आएगा उस बात का ध्यान रखिए आप। यहाँ पर आएगा बच्चों प्लांट प्रॉपर्टी, ये नया लिखने का आया है, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। पहले हम लिखते थे फिक्स असेट्स लिख देते थे हम लोग, फिक्स असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल करके लिखते थे। हो सकता है आपको अभी भी कई फॉर्मेट में ना वही दे रखा हो, लेकिन ये अपडेटेड फॉर्मेट बेटा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ऐसे करके लिखा जाता है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ऐसे करके आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, इक्विपमेंट, समझ आ गया। एंड इंटेंजिबल असेट्स भी लिखा जाता है शायद, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अपडेटेड फॉर्मेट को यहाँ जरूर चेक करना है आपको, समझ आ गया। तो इसी में आपका ये आ जाएगा। फिर चलिए मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, मान लीजिए आप चेक कर लीजिएगा इसको, ये हो गया इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। और आ जाएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो जनरली ये सब चीजें आती है, इसमें और भी आती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपके पेपर में सब दी नहीं रहती। फालतू में मैं आपकी लिस्टिंग बढ़ाऊं, आपको हेडेक दिलाऊं कि इतनी सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या आ जाए, जो टेंजिबल असेट्स है आपकी, जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स बच्चों, इसके अंदर गुडविल जो चीजें आती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड करंट असेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल, क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले वैसे यहाँ पर जो ये लोग लिखते हैं कई बार, ये लिखेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या लिखेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बच्चों, नाम याद रखेंगे आप लोग, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। इन्वेंट्री लिख दीजिए यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल लिख दीजिए। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता ही है, जिनसे पैसा लेना है। ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक है बच्चों। स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पर, कौन सा आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ट्रेड रिसीवेबल हो गया बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दीजिए आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है आपका। अदर करंट असेट्स पहले लिख देता हूं, अदर करंट असेट, जैसे इसमें एक्रूड इनकम हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और यहाँ पर लिख देता हूं मैं लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कैश और बैंक वगैरह इसके अंदर शामिल होती है। तो बच्चों ये यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर जैसे भी चीजें हैं जिनकी कैलकुलेशन आपने की है, वो कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ नोट नंबर डाल दीजिए। जैसे किसकी कैलकुलेशन की जरूरत है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स मान लीजिए, डेटर्स भी आपके पास, डेटर्स प्लस बीआर दोनों है, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें तो आना ही आना बच्चों करंट असेट, अदर करंट असेट्स में, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें कैलकुलेट होगी। और ये टोटल आप करेंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इसकी सारी कैलकुलेशन दिखाने के लिए यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो ये 15 मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ आ गया। मार्कर में दूसरा यूज कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं बच्चों, ये 15 नंबर है, ये 16 हो गया, क्योंकि जनरली यहाँ पर आएगा।
और ये 17 हो गया आपका, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट रहेगा। ये बैलेंस शीट भी उम्मीद है आप इसको समझ के इसको रट लेंगे, क्योंकि भैया समझना जरूरी है, लाइफ टाइम याद आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये असेट्स लायबिलिटीज पार्ट था और ये उसी के नीचे असेट्स पार्ट है, दोनों बराबर होंगे। जनरली ये जो आइटम्स मैंने आपको बताए हैं ये फिक्स आइटम्स है, और कहीं कहीं जो चीजें जैसे यहाँ पर मैंने बोला ये ऊपर नीचे, एक बार बैलेंस शीट आप भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये अपडेटेड चीजें मैंने बताई है, ये अपडेट हुआ है, और ये सब ऊपर नीचे जो भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 कैलकुलेशन मेन रहेगी सीखने के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस, और ये रहा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये दोनों कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, बाकी सब आसान है बेटा, बाकी सब आसान है। एक बात बताओ, मान लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमको मशीनरी दिखानी, क्या दिखानी, मशीनरी, और मशीनरी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 10 लाख का, कितने का दे रखा है, 10 लाख रुपए का। एडजस्टमेंट में बोला उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो बेटा 10 लाख का 1 लाख डेप्रिसिएशन हो गया, 9 लाख जो बचा यहाँ पर लाकर मैं लिख दूंगा उसको। बात समझ में आई? क्यों सर, उसमें और भी चीजें हो सकती है, तो वही वर्किंग नोट में जोड़ लेंगे, यहाँ पर अमाउंट दिखा देंगे। उम्मीद है आपको ये बैलेंस शीट और ये वाला फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट यही बनना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास 10 इयर्स फॉलो कर रहे हैं आप शिवदास का, या कोई दूसरा भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर अगर फॉर्मेट देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन हर चीज का देखते चले जाओ और ये कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाओ, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो लाइक नहीं कर रहे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, यही आपकी फीस है, और कोई फीस नहीं लेता मैं, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा सा मोटिवेशनल। अब चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ बच्चों, अब किसके ऊपर लेकर चलूं, मैं आपको लेकर चलता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। किसके ऊपर लेकर चल रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोशिश करूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से समझाऊं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे।